नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दोस्तों, आज बात कुछ शेर व शायरी की है। शेर व शायरी के मंच से लाखों तालियां लूटने वाले मुनव्वर राणा को शायद ही कोई ना जानता हो। और अगर है कोई आज ऐसा तो ये कहे कि मैंने मुनव्वर राणा का नाम नहीं सुना। पसंद करें या नापसंद करें वो एक अलग बात है, लेकिन आज पूछता है भारत की डिबेट में मुनव्वर साहब की शायरी पर नहीं, बहस इस बात पर है या बवाल इस बात पर है कि कैसे शायद एक बेटा अपने ही चाचा के खिलाफ या एक चाचा अपने ही बेटे के खिलाफ प्लान बना रहा था, और जब यह प्लान पकड़ा गया तो इसने कैसे एक राजनीतिक रंग ले लिया, और वो राजनीतिक रंग इस स्तर तक पहुंच गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में आज सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है मुनव्वर राणा। वो नाम है कि किस तरह से जो चीज एक घर के अंदर हो रही थी, दो भाइयों के बीच में थी, एक चाचा या एक भतीजे के बीच में थी, वो कैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और कैसे धर्म की राजनीति बन गई, सियासी रंग दे दिया है इसको। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, परिवार की लड़ाई को सियासी लड़ाई क्यों और कौन बनाना चाहता है। पूछता है भारत कि खुद पर गोली चलाने की साजिश रचने में क्या सच में मुनव्वर के बेटे के साथ कोई शामिल था, और अगर कोई था तो क्या उसका किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसका कोई सहयोग है। योगी विरोध में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना क्या ठीक है, और क्या सबसे बड़ा सवाल आज पुलिस पर सवाल उठाने वाले बताएंगे कि पुलिस अपराधियों पर एक्शन नहीं लेगी तो किस पर लेगी। अगर हर को आप धर्म के चश्मे से देखेंगे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, तो पुलिस क्या करेगी? घंटी बजाएगी या हथकड़ी पहनाएगी मुजरिमों को। पूछता है भारत। मुनव्वर राणा साहब इस समय मेरे साथ हैं, पूरा पैनल है, उसके बाद में जाऊंगा, इस्माइल जी बाद में जाऊंगा, सिर्फ मुनव्वर राणा जी से बात कर रहा हूं। समझना चाहता हूं कि असलियत है क्या, क्योंकि मुनव्वर राणा जी, आज तक लोग, आपको मेरी आवाज आ रही है साहब? राणा साहब आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मुनव्वर साहब कि आप एक इतने ज्यादा एक मशहूर शख्सियत है। हेलो जी, हेलो 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 जी जी हेलो जी, वो अभी ठीक कर रहे हैं, आ जाएगी अगले 10 सेकंड। कौन लोग बैठे हुए हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं मुनव्वर साहब, सिर्फ आप हैं मुनव्वर राणा साहब, सिर्फ आप और मैं, और कोई नहीं, सिर्फ आप और मैं नहीं चाहता कि बहस हो, मैं बाकी सबसे बाद में बात करूंगा, पहले सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। राणा साहब, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको हिंदुस्तान में अगर किसी ने शायरी, शेर व शायरी, कविता सुनी है तो आपका नाम सुना होगा। और आज जब मुनव्वर राणा के बारे में बात हो रही है तो ऐसे हो रहा है कि उनके घर की अंतरकलह, उनके घर की दो भाइयों की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में खेला जा रहा है। पहले बात यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गई, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। ये हो क्या रहा है मुनव्वर राणा साहब? आप बताने का कष्ट करेंगे, आप समझाएंगे कि हुआ क्या और कैसे बात यहां तक पहुंची। मुनव्वर राणा जी, देखिए, न राजनीति के खिलाफ कोई बात हुई, न हिंदू मुसलमान के खिलाफ कोई बात हुई। अभी कोई चैनल था, उस पर कोई बैठा हुआ था, वो भाजपा का कोई नुमाइंदा होगा, उसने उसको राजनीति में जोड़ दिया, उसको हिंदू मुसलमान बना दिया। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते साहब, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं एक शायर मुनव्वर राणा से। मैं जानता हूं आपका एक बोलने का अपना एक अंदाज है, आप रुक के बोलेंगे, मैं सुनूंगा सब्र से, लेकिन मुनव्वर राणा जी, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि हुआ क्या आप बताएंगे, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के देख रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या और ये राजनीतिक रंग कैसे ले लिया। हुआ क्या था, ये आप बताने का कष्ट करेंगे क्या मुनव्वर राणा जी? भाई देखिए, राजनीति में मेरा कोई रोल नहीं है, राजनीति में मेरी कोई हैसियत नहीं है। न मैं कांग्रेस का दलाल रहा, न भाजपा का दलाल रहा, न समाजवादी का, न किसी का दलाल नहीं रहा। मैं अपनी आज़ाद में ज़िंदगी गुजारता हूँ, अपना लिखता पढ़ता हूँ और उसमें मैं सुकून से रहता हूँ। लेकिन ये है कि कुछ मेरे गुनाह रहे होंगे ऐसे कि जिन भाइयों को हर मुसीबत से निकालने के लिए हम पेश हुए,
सब वो अचानक मेरे बाप भी यही गम लेके मर गए, ये कहते हुए कि जो हमारी नेकियां थी उसमें मुनव्वर पैदा हुए, जो हमने गुनाह किए हैं उनकी सज़ा में भी बाकी तब पैदा होती हैं। तो ठीक है साहब, अब इसमें इसके आगे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मुनव्वर साहब, आपके बेटे का नाम आ गया, पुलिस ने एक वीडियो जारी की है। हमारे नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कोई गलती नहीं मुनव्वर राणा साहब, पुलिस कह रही है वीडियो आई है, गोली चल रही है, आपके बेटे का नाम आ रहा है, कह रहा है कि जानबूझ के चला दी गई, तो ये बहुत ही संगीन इल्जाम है मुनव्वर राणा साहब। ये बात सिर्फ शेरो शायरी तक नहीं, ये बात पुलिस कचहरी तक, कवि की कविता से लेके बंदूक की गोली तक बात पहुंच गई है मुनव्वर राणा जी। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि अगर पुलिस ऐसा बयान दे रही है या ऐसा हुआ है। मैंने ये कहा भी कई चैनल्स के माध्यम से कि अगर उसने अपने ऊपर गोलियां चलवाई हैं तो बहुत नालायक है। उसको गोली चलवाना ही था या चलाना ही था तो अपने चचाओं को मरवा देना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं आप? जिनकी वजह से इतने हंगामे, इतनी जिल्लतें हो रही हैं। जी मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी भर की 55-60 साल की पूजा भंग हो गई। मैं हमारा एक मंदिर है, सब किताबों का, मैं उसमें मस्त रहता था, लेकिन मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ था कि इनको पाल के, इनकी मदद करके, इनको जेलों से छुड़वा करके, इनको शराब खानों से उठवा करके, इनको बम बनाने में पकड़े जाने के एतबार से, इनको पैसे बंटवारे के बाद भी 6-6 कारें दिलवाई गई, सब दिलवाई गई। इसके बाद भी ये लोग हमारे ख़ानदान के पीछे ही पड़े रहे। मैं ज़िंदगी भर दौड़ता रहा। रायबरेली में अगर आप सर्वे करवा लेंगे तो इनका गवाह एक नहीं मिलेगा। पूरा शहर यही कहेगा कि वो एक मुनव्वर है, वो कमा के भेजता है साला, और ये सब यहाँ मौज करते हैं। नहीं, लेकिन मुनव्वर राणा जी, आप कह रहे हैं, भुगत रहा हूँ इसमें, मुझे नसीब से शिकायत है। लेकिन आपके बेटे का भी इस पे संदिग्ध ये कहा जा रहा है। इसमें मैं क्या शिकायत करूं? नहीं, लेकिन आपके बेटे ने आपको बताया मुनव्वर राणा जी, क्योंकि ये बात सिर्फ अब राणा खानदान या फिर मुनव्वर राणा के परिवार की नहीं रही। ये बात मुनव्वर राणा जी, सिर्फ मेरी सुन लीजिए, मैं जानता हूं। देखिए, राणा खानदान कोई खानदान नहीं है। ये देखिए, एक मिनट, कोई राणा खानदान नहीं है। हाँ। ये सब साले अनवर ड्राइवर नाम की एक औलाद है, और मैं भी उसी अनवर ड्राइवर की औलाद हूँ। राणा तो मेरा नाम है, मेरा पेन नाम है, जैसे असदुल्लाह खान गालिब होता था, जैसे गोपाल दास नीरज होता था। ये लोग कहे गए राणा है। ये अगर राणा ही लगाना है तो मेरे बाप का पहले ट्रांसपोर्ट था हिंद फॉरवर्डिंग, ये हिंद फॉरवर्डिंग लगाएं। उसके बाद हुमायूं के साथ में राजा ट्रांसपोर्ट था, ये राजा ट्रांसपोर्ट लगाएं। तो ये राणा कहाँ से आ गया इनके बाद? मेरे नाम को पूरी जिंदगी कैश करा के इन लोगों ने इज्जतें हासिल की, सब कुछ हासिल किया, और मेरे ही बेटे को मुजरिम बना दिया। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। अब तो अगर खुदा है तो वही बोलेगा। नहीं, लेकिन असलियत आपके बेटे से बात हुई मुनव्वर जी? एक और सवाल मुनव्वर जी, आपके बेटे से बात हुई? जवाब नहीं दिया उन्होंने, मुनव्वर राणा साहब चले गए। मैं सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहता था कि ये जो अब सत्ता के गलियारों में चला गया है चीज, और मेरे साथ इस समय पूरा पैनल है, सबने सुना। इस्माइल राणा जुड़ेंगे मेरे साथ, जो दूसरे भाई हैं जिनके खिलाफ इल्जाम लगे। मेरे साथ वरीशा राणा है, ग्रैंड डॉटर हैं, जी हां, पोती हैं मुनव्वर राणा साहब की। अवधेश कुमार है, अनुभव चाक है, के शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, सतीश प्रकाश हैं। मुनव्वर राणा जी को अभी थे, इस्माइल राणा जुड़ रहे हैं अगले कुछ क्षणों में। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं, सिर्फ इतना, कि यह राजनीति कैसे हो गई। एक घर में की जो बात थी, वरीशा राणा जी के पास मैं जा रहा हूं, के शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन वरीशा राणा जी पोती हैं मुनव्वर राणा जी की। वरीशा जी, मुनव्वर राणा जी के आवाज में दर्द था, लेकिन ये एक घर से निकल के चला गया। इस्माइल राणा जी 50-50। इस्माइल राणा जी, आपने अपने भाई को सुना, आपने मुनव्वर राणा जी को सुना। आप मेरे को बताइए, क्या सच में आपको उन्होंने दारू की दुकानों से, बम बनाने से, बंदूक बनाने से उठा के आपको बचाया है क्या? क्योंकि वो अभी उन्होंने सबके सामने बोल के गए हैं। और ये कैसे हिंदू मुसलमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, एक परिवार की लड़ाई कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में अब खेली जा रही है, और अब उस पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्यों इस्माइल राणा जी?
आप दो भाई बात क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए इस्माइल जी। मैं बताऊं, पहले तो इन्होंने जो बताया कि राणा खानदान हम लोग अनवर ड्राइवर की औलाद हैं, तो बेशक हम लोग, मेरे बाप ने ड्राइवरी से शुरू किया और अपनी मेहनत से कलकत्ता शहर में एक ट्रांसपोर्ट की बुनियाद रखी और हम लोग उसमें रहे। और 1900 ये पूरा बताएं, हिंद फॉरवर्डिंग, ये 1964 में राजा ट्रांसपोर्ट खुला था। 1968 में उसकी बुनियाद राणा ट्रांसपोर्ट की मेरे फादर ने रखा। उस वक्त इसकी उम्र जो थी 14-14 साल थी। और राणा ट्रांसपोर्ट की बुनियाद रखने के बाद मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब वहां का मशहूर क्लब है, उसके ग्राउंड सेक्रेटरी थे वो 71-72 से। और वहां से उनको अनवर अली राणा का टाइटल यूं मिला कि वहां दो अनवर थे, एक शेख अनवर अली और एक सैयद अनवर अली। सैयद अनवर अली मेरे फादर थे, तो कंफ्यूजन होता था। तो ये कहते थे यार अनवर साहब वो राणा ट्रांसपोर्ट, वो होते होते अनवर राणा हो गया। 1975 से मैं अपने नाम के साथ राणा लगा रहा हूं और 1984 तक ये शायरी करते थे मुनव्वर अली आतिश के नाम से। इन्हीं के किताब में, इन्हीं के मजमून में है कि वाली आसी ने इनको ये आतिश का लकब हटाने को कहा और ये कहा कि यार तुम्हारा जो पुश्तैनी नाम राणा है वो लगाओ। और ये इतने बड़े शायर जो बने तो ये हमारे वालिद के उससे बने, क्योंकि इतनी हैसियत हमारे वालिद की थी, इतना कलकत्ते में इतना रुतबा था कि लोग इस्माइल साहब, भाई अनवर राणा। इस्माइल साहब, तो ये बंदूक कहां से आ गई? जी, एक भतीजा अपने चाचा को गोली मारने लगा और वहां से हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है। मुनव्वर राणा, ये तो आप भी मानेंगे, आप उनके भाई हैं, आपका नाम इस्माइल राणा है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इस्माइल राणा जी, ये आप मुझे बताइए ना कि मुनव्वर राणा को हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। मैं बता रहा हूं जी, अगरचे उनके चचा और भतीजे उनके ये सब बेटे की साजिश की हुई 307 की धाराओं में बंद हो जाते, तब इनको प्रशासन भी अच्छा लगता, पुलिस भी अच्छी लगती और न हिंदू मुसलमान होता, न राजनीति होती। मैं अपने बड़े भाई का बहुत लिहाज कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं और मैं ये फिर दावे से कह रहा हूं कि इनकी 3 लड़कियां और लड़का इनको तबाह कर रहे हैं, क्योंकि तीनों बेटियां इस वक्त कोई राज्यसभा का सपना देख रहा है, कोई समाजवादी से टिकट ढूंढ रहा है और उसी से ये सब बयान अभी जो 23 जून को जो इन्होंने कहा है कि वरीशा राणा जी को हमको मरवा सकते हैं। हाँ। तो हेलो जी, सुन रहा हूं, बोलिए इस्माइल जी। हेलो, बोलिए इस्माइल जी, सुन रहा हूं। हाँ, तो इन्होंने जो 23 तारीख को कहा है कि मुझे योगी जी मरवा सकते हैं, ये इनकी भाषा नहीं है, इनकी बड़ी बेटी सुमैया राणा की भाषा है और वो इनका इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त इनको इनके बीवी बच्चे जो हैं पूरे ढंग से कैश करना चाहते हैं और वो ये जानते हैं कि ये अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के हर खतरनाक। लेकिन मैं अभी भी इस्माइल साहब, आप मुनव्वर राणा के भाई हैं, मैं चाहता हूं आप 30 सेकंड मुझे और दें। इस सब के बीच ये एक ऐसा लग रहा है, वरीशा राणा जी हैं, पोती है मुनव्वर राणा की, आपने नाम सुना होगा, आप जानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं वरीशा राणा। मैं चाहता हूं ये भी बोलें क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। वरीशा जी, एक घर की लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में खेली जा रही है। के शर्मा जी, मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट और, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। के जी, वरीशा जी जरा बताइए, आपने सुना इस्माइल साहब को, आपने अपने दादा को सुना, ये हो क्या रहा है? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। पहले तो मैं उनकी नवासी हूँ और जी, ये जो जी आप उनकी नवासी रही है और ये सब हमारे घर के बड़े लोग हैं। हमारा मुद्दा डीवी क्यों नहीं है यार? पे आने का और पुलिस और प्रशासन पे प्रश्न उठाने का मुद्दा हमारे घर का नहीं है। अगर आप इसको राजनीति से जोड़ना चाह रहे हैं और राजनीति से मामला जुड़ चुका है, तो इससे हमारे घर से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। जो घर का मसला है वो अदालत तक क्योंकि जा चुका है, दुर्भाग्यपूर्ण, तो अब वो वहां पर उसका फैसला होगा। अब आप हमारे घर के बहुत बड़े लोगों को और हमारे साथ पैनलिस्ट, मैंने पहले भी पूछा था कि पैनलिस्ट कौन होगा, आपने कहा कोई नहीं होगा आपके साथ, आप अपना खाली बयान जी, कि आपके साथ आप बयान दे रही हैं, मैं बहस नहीं करा रहा हूँ।
मैं आपको बस कल के इंसिडेंट के लिए बताना चाहती हूँ कि पुलिस हमारे घर में गलत तरीके से घुसती है, रूम तक चली आती है, हमारे घर में औरतें थी और उन लोगों को एक पूरी तरीके से डर का माहौल बना देती है। अब रही बात जो मामला चल रहा है जमीन जायदाद और उसके बाद जो गोली का मामला है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये अदालत तक बात जाएगी। वरीशा जी, लेकिन पता है क्या, देखिए वरीशा जी, आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, आपने कहा कि आप मुनव्वर राणा जी की नवासी हैं। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूं, इस्माइल साहब सुन रहे हैं, मैं कोई तू मैं बहस नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मेरा एक परिवार के अंदर के मसले में घुसने का कोई मतलब नहीं। ये जो एक राजनीतिक रंग ले लिया ना इसने, जैसे ही गोली आई पुलिस ने कहा तो उसके बाद से यह टिप्पणी की गई क्योंकि मुनव्वर राणा जिस तरह की शायरी करते थे इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है और उनके चाचा को मरवाने की जो साजिश उनके बेटे ने रची वो सब पुलिस देखे, वो हमारा काम नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है। जी नाना ने जो भी आज तक शायरी करी है पहले तो बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए नहीं करी है, उन्होंने नाकामयाब और गवर्नमेंट की नाकामी पे बहुत सारे शेर लिखे हैं और वो शेर लिखे हैं जो जिसमें हम लोगों को एम्पावर करती है। तीन बड़े रही बात सरकार की, हमारी लड़ाई चलती आ रही है, जो भी सरकारें गलत करेंगी उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और हर मुद्दों पे हम लोग ने आवाज उठाई, आगे भी उठाते रहेंगे। ये एक अलग मुद्दा है। आप लोगों ने दोनों मुद्दों, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बैठाते हैं, भाई आप लॉ एंड ऑर्डर के किसी एडवाइजर को, कोऑर्डिनेटर को, किसी पुलिस कर्मी को बैठा है तो हमें समझ में आता है बीजेपी का प्रवक्ता क्या कर लेगा यहाँ पर बैठ के, तो आप इसको रंग देना चाह रहे हैं। और क्योंकि मुनव्वर राणा साहब हमारे नानू की ध्वनि में और उनकी अल्फाजों में इतनी स्वीटनेस है कि वो सारे कौमों को एक करके चल सकती है, सब लोग को एक कर सकती है और ये एक पार्टी की आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। तो उस पार्टी को बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत कष्ट हो रहा होगा क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो ये खुद वो चाह रहे हैं कि इसको ये पॉलिटिकल रंग दे दें। ये पॉलिटिकल रंग देने से कोई फायदा नहीं होगा इसका। रही बात घर की, तो ये घर के मसले अदालत में जा चुके हैं, अदालत में जिसके भी इसमें फैसला होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ एक और सवाल वरीशा राणा जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है वो चाहती है कि ये बन जाए, वो इसी बिल्डिंग में थे, आप लोगों ने ढूंढा नहीं सही से, क्योंकि पुलिस यहाँ उन्हें ढूंढने नहीं आई थी, पुलिस यहाँ दबाव बनाने आई थी, हम लोग को डराने आई थी। क्या दबाव बनाने आई थी आप बताएंगे? क्रिमिनल करार करने, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा ना, क्योंकि फिर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछूंगा कि क्यों दबाव बनाया। वरीशा जी बताइए। मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि हमने ह्यूमन राइट्स पे अपनी कंप्लेंट दायर कर दी है पुलिस के खिलाफ। हमारी आवाज यहाँ पर आज सिर्फ इस वजह से है कि वो हमारे साथ बर्बरता करके गई है, हम लोगों को हाथ लगा के गई है, मेरी बहन का फोन छीन कर गई है। हमारी लड़ाई अभी पुलिस से चल रही है जो कल रात में बर्बरता हुई है। और जब अभी मुजरिम करार कोई नहीं हुआ है तो हम ये मीडिया ट्रायल क्यों देंगे सर आपको? आप कैसी है हेडलाइंस लगा रहे हैं कि बदनाम शायर और उनका मुजरिम बेटा, आप कैसे बोल सकते हैं? पुलिस ने जो कहा है वरीशा जी, मैं फिर कह रहा हूं, एक परिवार के मसले हर एक परिवार में होते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे जितने पैनलिस्ट है सब में अगर कोई ये कहे कि उसके परिवार में मसले नहीं होते तो वो झूठ है। सबके परिवार में मसले होते हैं, लेकिन जब परिवार के मसले सत्ता के गलियारों में पहुंच जाएं और जब ये कहा जाने लगे कि पुलिस क्योंकि एक पार्टी की सरकार है इसलिए खिलाफ कर रही है। सर मैं ये डिबेट छोड़ना चाहूंगी क्योंकि मैं अपने घर के किसी भी बड़े के साथ इस वक्त डिबेट करने के उसमें नहीं हूँ। ठीक है वरीशा जी, थैंक यू। बोलिए इस्माइल। ऑर्डर दिए, मैं अपनी बात अपना पक्ष रख के जाना चाहती हूँ कि पुलिस की नाइंसाफी है कि मेरे बड़े भाई ने साल भर पहले हमारी पुश्तैनी जमीन को बाबरी मस्जिद को देने को कहा था कि ये मैं बाबरी मस्जिद यहां बनाई जाए। उसी बेचैनी के तहत इन लोगों ने 4 महीने पहले अपनी हिस्से का पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने तबरेज राणा को दे दिया और तबरेज राणा जो हैं उनको उनके शौक जो हैं वो बहुत भयानक हैं। और इन्होंने यहाँ पे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि इन्होंने हमारी एक जमीन को यहाँ पे जो मेरे और मेरे छोटे भाई राफे राणा के नाम बैनामा है उसमें की 1 बीघा जमीन इन्होंने बेच दिया और वो बेचकर 15 दिन या हफ्ते भर के बाद वो लगभग 42 लाख की MG की एक गाड़ी कौन आती है वो गाड़ी लेकर आ गई। ये उनके शौक हैं और वहां हमारी जमीन अच्छी खासी है, अगल बगल में और जमीन है, तो वहां ये इस तरीके से अपनी मनमर्जी करने लगे। उस पर मैं तो दिल्ली रहता हूं लेकिन मेरे छोटे भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई पहले बंटवारा हो जाने दो।
और वो ये नहीं चाहते थे, उस पर यहां से कोर्ट में बंटवारे का केस कर दिया गया 15 दिन पहले, और अखबारों में दे दिया गई नोटिस कि ये जगह अभी बंटवारा नहीं हुआ है, कोई इसे खरीद फरोख्त ना करे। और वो इतना बिगड़ैल है, और उसके साथ उसकी एक बहन जो सुमैया राणा समाजवादी की इस वक्त प्रवक्ता बनी है, और इनके बहनोई भी एक दो हैं जो जैसे अर्शी, इनके मेन बहनोई, ये सब इन लोगों की ये दिमाग चली कि यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है और खेल वहां अच्छा खासा है, अगल बगल में है। तो इन लोगों ने साजिशन फिर ये देखा कि ऐसा कुछ किया जाए कि इनके चचाओं को सबको अंदर करवा दो 307 में, तुम्हारे बाप का तो बड़ा। पर ये एक घर की, इस्माइल साहब, इस्माइल राणा जी आप प्लीज रुकिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ बहुत देर, बहुत से लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप सुने, सिर्फ आप मेरे को 2 मिनट दीजिए। के शर्मा जी और तस्लीम रहमानी जी, ये ऐसा लग रहा है के शर्मा जी जैसे एक घर की लड़ाई है, ये घर की लड़ाई। रहमानी जी पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि फिर आप के जी को बोलने नहीं देंगे। रहमानी जी, एक घर की लड़ाई लग रही है, साफ तौर पे लग रहा है कि दो भाइयों के बीच की लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में सर? इस पे राजनीति का क्या मतलब है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं होना ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने पहले भी कहा कि घर की पर हो रही है। उन लोगों, मुनव्वर राणा साहब एक मशहूर आदमी हैं, उनके घर का मामला है तो वो अदालत में जाएगा, पुलिस में जाएगा, थाने में। लेकिन हिंदू मुस्लिम से इसका कोई किसी ने तो कहा नहीं है, किसी ने नहीं कहा है हिंदू मुस्लिम। ये सभी कह रहे हैं कि एक फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली के तरीके से हल होगा। लेकिन अगर कोई पुलिस कोई इस अंदाज से काम करेगी कि जो अंदाज उस कानून की किताब में लिखा हुआ है, तो उस पर तो ऑब्जेक्शन कोई भी आदमी करेगा ना। एक मसला यही है कि आप अगर एक इंप्रेशन ये क्रिएट कर देंगे स्टेट के बारे में कि स्टेट की पुलिस ये इंसाफ नहीं करती, या के शर्मा जी ऐसा आपने किया है क्या? वो के शर्मा जी, आपकी पार्टी की सरकार है, के शर्मा जी, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं भाई ऐसी इमेज बना दी है बीजेपी ने यूपी के पुलिस की कि सबको लगता है कि बायस है, ऐसा है के शर्मा जी? इस्माइल राणा साहब ऑन एयर हमेशा, प्लीज हाँ बोलिए। के शर्मा जी बोलिए। मैंने तो केसेस पहले ऐश्वर्या जी, मैं सर्वप्रथम कह रहा हूँ कि देखिए ये मुनव्वर रहमानी साहब, अब रुक जाइए। देखिए मैंने पहले से ही हम कह रहे हैं कि ये एक पारिवारिक मसला है। राणा साहब एक मशहूर शायर हैं, सारा देश उनका कद्र करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, हम भी कद्र करते हैं उनकी शायरी की। लेकिन विषय ये है कि उनका जो पारिवारिक मसला है उसमें मुनव्वर राणा साहब क्या करते हैं, इस्लाम राणा साहब क्या कहते हैं, अभी जो बच्ची जो भी थी उन्होंने क्या कहा, ये सब से के विषय में भी हम कोई बात नहीं करना चाहते। आप आपस में लड़िए, अपना विवाद सुलझाइए, अच्छा है, प्यार मोहब्बत से परिवार में विवाद सुलझ जाए तो कोई इसमें अच्छी बात है। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये आई जब आज से आपने 18-20 घंटे से लगातार आप अपने घर के किसी के अपराध का, उसको छुपाने के लिए उस पर एक राजनीतिक संरक्षण कैसे पड़े, इसलिए आपने इस पूरे मसले के, पारिवारिक मसले को आपने जो है उसका राजनीतिकरण कर दिया। नहीं, राजनीतिकरण करके आप लोगों से ध्यान भटकाने के लिए पुलिस पर झूठा आरोप, जवाब दे रहे हैं इस पे सरकार पे आरोप, बगैर किसी कागज की, बगैर किसी परमिशन। एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। तस्लीम रहमानी आपको जवाब दे रहे हैं, जी आ रहा हूँ। तस्लीम साहब आप रिपीट मत कीजिए, लेकिन आप रिपीट मत रात को आप रिपीट मत कीजिए, मैं बता दूंगा आपको, मैं बता रहा हूँ बगैर किसी अनुमति के। मैंने बिल्कुल शुरू में यही बात कही, अब मैं शुरू में यही बात कही कि मसला परिवार का परिवार जाने, लेकिन पुलिस का इंटरवेंशन अगर कानून की किताब के बाहर होगा तो सवाल उठेगा। की घटना थी, शूटर पकड़े गए, शूटर जब पकड़े गए और उन्होंने ये बयान दिए, उन्होंने बताया कि वो जो है जो अपने तबरेज राणा हैं वो अपने घर पर यानी वहां पर हैं, तो पुलिस वहां पर दबिश तो करेगी ही भाई, आरोपी है, आरोपी के बकायदा उसने वीडियो फुटेज सामने आ रहा है कि अपने आप गोली उन्होंने चलवाई, अपने लोगों से शूटरों ने बयान दिया, फिर उन्होंने कई तरह के उसमें षड्यंत्र रचे करेगी और एफआईआर भी है बकायदा, तो आप पुलिस ने स्पष्ट कर दिया सर्च वारंट लेके जाएगी ना, मसला ये नहीं है। इस्माइल राणा जी साफ साफ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इस्माइल राणा जी, एक घर की बात, एक घर की बात चौक तक नहीं विधानसभा तक पहुंच रही है। इस्माइल राणा जी, अरे आपने किसी राजनीतिक पार्टी से मदद मांगी थी क्या? बता दीजिए साफ साफ। देखिए
प्लीज केके जी आ रहा हूं, केके जी आ रहा हूं, वापस आऊंगा। केके जी आ रहा हूं, मैं जानता हूं आपने इंतजार किया, वापस आ रहा हूं। इस्माइल राणा जी बता दीजिए साहब। दिल्ली से इस्माइल राणा जी, केके जी आ रहा हूं। मैं परसों दिल्ली से आया हूं, जब मालूम हुआ मेरे नाम FIR हुआ है तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कोतवाल से बात भी की मैंने कि भाई कोतवाल साहब मैं मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जब जरूरत होगी तो बुलवा लूंगा, क्योंकि आपके भाइयों से मैंने फिलहाल पूछताछ कर ली है। तो मैं यहां अभी एक सिपाही से भी नहीं मिला हूं और मैं आके अपने घर में वो देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान और ये सब तो कोई बात ही नहीं। न मैं किसी पार्टी से मिला, न मेरे पास कोई आया। और ये हमारे भाई साहब कैसी कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं कि जो सुन के हमें शर्म भी आ रही है। वो कभी ये कहते हैं कि मेरे बेटे को बदतमीज है, उसे तो चचाओं को गोली मार देना चाहिए। और बताइए कि वो भाइयों पे और इल्जाम रख रहे हैं उन्होंने बाप तक को पाला है, जबकि कलकत्ते के आप जकरिया स्ट्रीट कोलू टोला उस इलाके में अपना एक रिपोर्टर भेज के पूछ लीजिए तो एक एक बच्चा, मतलब कोई भी 40 साल के ऊपर का आदमी बता देगा कि राणा ट्रांसपोर्ट की असल कहानी क्या है। मुनव्वर राणा इसमें कहां से, ये तो बाप तक को पाल रहे हैं, इनका समझ ही में नहीं आता है। मतलब अब मैं बहुत सी बातें खोलना नहीं चाह रहा हूं इनकी कि भाई अब क्या कहा जाए, लेकिन इनके इस तरीके से इन्होंने नाम शोहरत बहुत कमाई, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पाए मेरे साथ। और यही वजह मेरे है साथ कि आज इनके घर का ये हशर हो रहा है। और इनका नहीं, एक सेकेंड इस्माइल साहब, देखिए मैं खुद नहीं चाहता कि आप, मैं खुद नहीं चाहता कि एक परिवार की बात बाहर आए। आप लोग कोर्ट में जाइए, लीगली करिए, लेकिन मेरा सिर्फ ये दिक्कत है, मैं आपका नाम जान सकता हूं ताकि हम अपने पैनल को बता सके। मैं फौजिया राणा जी। फौजिया जी, अजय जी ये सब हो रहा है, आप ये बताइए इसमें राजनीति कहां से आ जाती है? ये तो एक घर की बात है ना। इसमें अगर पहली चीज तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि अगर संस्कार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरे दादा ही ने सही संस्कार नहीं दिए, वरना पापा को छोड़ के उनकी इतनी औलादें बदमाश नहीं होती जो वो बैठकर वहाँ पैनल में आपसे बोल रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि सही परवरिश नहीं हुई या मेरा भाई ऐसा, इनका अपने बारे में क्या ख्याल है? अरे सूट तो सूट छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 छेद हैं। मैं खुद पैनल में बड़े हैं, मेरे बाप के भाई हैं, मैं इनके कच्चे चिट्ठे नहीं खोलना चाह रही हूँ। सुमैया राणा ने ये किया, प्रवक्ता, अरे प्रवक्ता बनिए आप, नुक्कड़ नाटक करके नौटंकीबाजी करते थे कांग्रेस में, आपको कोई जगह कहाँ मिली? आपको तो किशोरी लाल ने लात मार के बाहर कर दिया था। आपकी कांग्रेस में क्या पकड़ है? आपको तो परेशानी हो रही है कि पापा के नाम अब उनके बच्चों के आगे, जिंदगी भर इन लोगों ने तो मेरे पापा के नाम का खाया है, बेटियों तक की शादी तो मेरे पापा के नाम पर की है। इन लोगों का इतिहास जानकर कोई बेटी लेता ही की है? जरा इनसे पूछिए कि लंदन भी भेजा था तो इनकी जायज कमाई नहीं थी, मेरे पापा ने लीगल कमाई इनको दी। वो ये अलग बात है कि ये पैसा इन्होंने उनको दिया, लेकिन इनकी 1 नंबर की कमाई नहीं थी, इसलिए इनके पैसों से इनकी बेटी लंदन भी नहीं जा सकती थी पढ़ने। ये कह रहे हैं मेरी बहन प्रवक्ता बनी, कितनी शान से प्रवक्ता है, नुक्कड़ नाटक में नौटंकी नहीं करती फिरती थी। इस्माइल साहब, ये घर की बातें घर में हो जानी चाहिए। जी आप ये देख रहे हैं, इन लोगों ने, मुनव्वर राणा की औलादों ने हमारे घर में जिसकी मिसालें दी जाती थी एकता की, इन लोगों ने हमारे घर में लगभग 25 सालों से नफरत की दीवारें खड़ी की, लेकिन हम लोग इसको छुपाते रहे। और अब ये आ गया है मौका कि भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे बदनाम तरीन हम लोग हैं, लेकिन इनके बाप ने जैसे जैसे मेरे बाप को किया उसकी सजा ये 15 सालों से भुगत रहे हैं कि बिस्तर पे ये पड़े हैं। एक एक करके प्लीज, मैं चाहता हूं सभ्यता के साथ, प्लीज। वरीशा जी, अगर आप बताएं कि असल में हुआ क्या, आपके भाई आप क्या बताएंगे? मैम हुआ क्या था? एक सेकंड इस्माइल साहब आप बड़े हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं, बिटिया को सुन लीजिए। 1 नंबर के वरीशा जी, शराब पी के पूरे घर में मोहल्ले में तांडव कर रहे थे, ये इनका इतिहास खोलिए ना आप, अभी ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इनको तो मेरे दादा ने घर से बाहर निकाल दिया था कि ये दारू पी के सबके साथ बदमाशियां कर रहा है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके घर के संस्कार क्या हैं।
जब सही सुना तो संस्कार याद आ रहे हैं। अरे आप तो बच्चों से लड़ रहे हैं बैठकर, क्या कौन से बड़े गुंडे बनते हैं आप, बच्चों के मुंह लग रहे हैं। मेरे पापा तक तो पहुंच थी नहीं जिंदगी भर किया क्या है। और इसी इस्माइल राणा के बाद सुन ले लड़की, अच्छा लग रहा है सुनने में, तू आई और तूने इसी इस्माइल राणा को बुलाया और अपने शौहर पे क्या क्या इल्जाम लगाए। वो संस्कार कहाँ गए आपके? तेरी तेरा बहनोई अर्ची वो मेरे पास आया और किस तरीके से वहाँ कांग्रेस के बन रहे हैं आप, नुक्कड़ नाटक करके नौटंकीबाजी करते थे। हमेशा झमेले बेशर्मी की इंतहा है। हमारी बच्चियां तुम लोगों से बहुत ज्यादा पढ़ी। बात समझिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप दोनों को। नहीं आ रहा ये यहाँ यही कहने हैं, मेरी बच्ची मेरी बीवी जिंदगी। तौसिया जी आप मेरे को ये बताइए ना, वो गोली का क्या असलियत है? अगर वो तस्वीर में दिखाऊं, आप मुझे बताइए। वो गोली पुलिस कह रही है, आपने पुलिस चीज बताऊं जी, मेरे को आप इंसिडेंट के बारे में बताइए, ये पर्सनल हो रहा है बहुत ज्यादा। लोगों को मत बिठाल के आप तौसिया जी, पुलिस आई, पुलिस आपके घर में आई। मैं सिर्फ इतना बार बार कह रहा हूं, ये घरों की लड़ाई है, इसको कहां राजनीति हो रही है, इसमें कहां ये यूपी के सत्ता के गलियारों में मुनव्वर राणा वर्सेस बीजेपी हो गया ये अचानक। के शर्मा जी नहीं, ये ऐश्वर्या जी इसको जानबूझ के उस अपराध को छुपाने के लिए किया जा रहा है। कौन कर रहा है? क्या कारण है मुझे एक चीज बताइए। जी मुनव्वर राणा जी सुबह से लेके, मैं बता जी बताइए। मुनव्वर राणा जी सुबह से लेके अभी तक लगातार टीवी में बयानबाजी कर रहे हैं, और क्या बयान दिया? लगातार उन्होंने अपने बयान बदले, और वो कहते हैं हमारे बेटे को यहाँ सरकार मरवाना चाहती है, बहुत बड़ा आतंकवादी मुझे घोषित करना चाहती है, मेरे ये यानी वो सरकार पर बेवजह आरोप लगाकर एक सिंपैथी गेन करना चाहती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं राणा साहब, बहुत सम्मान के साथ बोल रहा हूं, लेकिन ये बताइए, मैं ऐश्वर्या आपसे पूछ रहा हूँ, एक परिवार का मामला है, एक परिवार के मामले। रहमानी जी सुन लेते हैं। प्राइम टाइम पे सारे चैनल क्यों लेके आ गए? वो निश्चित तौर पर मैंने सुन लिया, मैं सुना हुआ पहले से सुना हुआ चाहिए। मगर सवाल ये है कि एक छोटा सा परिवार का मामला, छोटा या बड़ा जैसा भी है, कि परवेज राणा घर पे थे। ऐश्वर्या जी मेरी बात, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। परवेज राणा जब पुलिस आई तो घर पर, सतीश प्रकाश जब वो घर पर थे तो वो पुलिस वहां सेवैयां खाने तो गई नहीं थी, पुलिस वहां सेवई खाने तो गई नहीं, पुलिस नहीं गई थी वहां सेवई खाने, बाहर आए। लेकिन 18 घंटे बीतने, लेकिन अगर पुलिस अपना काम कर रही है, अगर पुलिस अपना काम, सतीश प्रकाश, तस्लीम रहमानी, पुलिस के लिए मुजरिम है, आप क्यों उसको धर्म की नजर से देखते हैं? तस्लीम रहमानी जी बताइए आप मुझे। तो क्यों नहीं पकड़ा? हम भी यही कह रहे हैं, मुझे 5 बालिकाओं के साथ रेप हुए हैं, उनको पकड़ के ले जाए, केस आपने दबिश डाले जहां कहीं भी है वो दबिश। मुनव्वर राणा की, अरे भाई ये बात तो आपके परिवार के, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं ना, अभी 18 घंटे बीते हैं, क्यों नहीं थाने में इतना विवाद हो रहा है, थाने पे लेके क्यों नहीं खड़े होते राणा? एक मिनट, अपने बेटे को लेके जाए, थाने में खड़े हो, पुलिस के हवाले करें, जांच करवाएं। कोई पॉलिटिकल आउटकम। इस्माइल राणा जी, आखिरी बार पूछ रहा हूं आपसे, इस्माइल साहब, अवधेश कुमार जी अभी तक चुप है, आ रहा हूं अवधेश जी। इस्माइल जी, के शर्मा जी, पुलिस की जांच के बीच में मीडिया कहां से आया? इस्माइल जी, मीडिया को क्या इंटरेस्ट है इस केस? नहीं, मीडिया को हर एक स्टोरी में इंटरेस्ट होता है, आपको क्या दिक्कत है? मीडिया को, इस्माइल राणा जी, चक साहब एक मिनट, अवधेश जी एक मिनट, इस्माइल राणा जी दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, तो इसका सीधा मतलब है रिपब्लिक भारत पे ओपनली पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आपने किसी राजनीतिक पार्टी से मदद ली है क्या? इस्माइल राणा जी साफ साफ बताइए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई किसी का सपोर्ट है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं, आप बताइए साहब। राजनीति का ओनली इस्माइल राणा जी, मेरी बात सुन लें कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले अखबार में दिया था कि ये जायदाद को ना बेच पाए कोई भी बगैर बंटवारे के, उसके एवज उसने ये सब साजिशें की और गोली मार दी। और आप रायबरेली शहर में एक बच्चे से पूछेंगे तो वो बताएगा कि ये सब जो है फर्जी मामला लग रहा है, और उस पर पुलिस ने पूरा वो तस्वीरें भी हैं। एक बात आप हमें ये बता दीजिए कि जहां पर जिस पर गोली मारी जाएगी तो बड़े से बड़ी हस्ती हो, गोली चलते ही वो सेफ साइड में भागता है, लेकिन वो उसी जगह पर खड़े रहे 3-4 घंटे, उसके बाद गाड़ी इनकी तेजी से आती रहती है, और जब वो मोटरसाइकिल वाले आते हैं तो इनकी गाड़ी स्लो हो जाती है, और वो बड़े आराम से गोली मार के और इन्हीं की तरफ से होता हुआ वो पूरे फोटोज हैं,
और पूरी साजिश करते हुए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि इनके सपने बहुत थे, जो पुलिस ने भी खुलासा किया है। पहले ये सुमैया राणा तिलोई सीट से लड़ना चाहती थी, अब इनका सपना हो गया था कि मैं लड़ूंगा तिलोई से, मुझे गनर मिल जाए, और इन्हें गनर मिल भी गया था। ये कोई पॉलिटिकल मैटर है ही नहीं, ये सीधा साधा सा मैटर था। लेकिन मुनव्वर राणा किसी चैनल पे ये बोल रहे हैं कि ये मेरे बाप के गुनाहों की सजा, मैंने बाप को पाल के खिलाया है, जबकि अनवर राणा मेरे बाप की एक हैसियत थी और आज भी मरने के बाद है। लेकिन ये तो सारे भाइयों को इन्होंने पेट चलाया, घर चलाया, कैसी कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी। और कम से कम एक घर की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की सत्या की लड़ाई कैसे बन रही है? पर्सनल हम लोगों को त्रिपाठी जी, इसमें इनका थोड़ा सा कम करिए तो मैं नहीं, कम है, सब कम है, आप है, लेकिन आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, इस्माइल जी और के शर्मा जी, अवधेश जी, बोलिए। ऐश्वर्य जी, मैं आपको मुनव्वर राणा का एक शेर सुनाता हूँ। सुनाइए, सुन रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि खुदा महफूज रखे मेरे बच्चों को सियासत से, खुदा महफूज रखे मेरे बच्चों को सियासत से, ये वो औरत है जिसने उम्र भर पेशा कराया और उसी के चक्कर में मुनव्वर राणा का पूरा खानदान फंस गया। चाहे उनकी लड़कियां हो, चाहे उनके लड़के हो, चाहे उनके भाई हो। ये तो एकदम सही बात है कि जो आज के भाई जो भी बोल रहे, ये तय है कि ये नाम से जाने जाते हैं मुनव्वर राणा के ही, और ये भी तय है कि मुनव्वर राणा उस अपने कुफ्र की, अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं जो उनकी लड़कियों ने राजनीति करके और खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीति करके की है, जो आज की तारीख में आदित्यनाथ जी के लिए खतरा है। तो पुलिस तो जाएगी और पुलिस तो आएगी। आप शायद कभी भगवान न करे आप जेल गए हो या आप जेल जाए, पर हम लोग तो जेल गए हैं, मैं 4-5 बार गया हूँ। हम लोग जब जेल में जाते थे और वापस आने लगते थे तो हम लोग एक नारा लगाते थे, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। तो या तो मुनव्वर राणा जी ये मान ले कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। आपको राजनीति जो ये पूरे विवाद को, अगर वो घर के विवाद के शर्मा जवाब दे रहे हैं एक करके। त्रिपाठी जी, आपने बोला, आप के शर्मा को जवाब देने दीजिए। हाँ, बोल रहे के शर्मा जवाब दीजिए। आवश्यकता नहीं है किसी राजनीतिकरण की इसको करने की। सुबह से लेकर बेवजह पुलिस को, सरकार को, इसको उसको, अरे भाई आपके बेटे ने कोई गुनाह किया है, आप कह रहे हो घर पर है, पूरे देश में चर्चा टीवी में चल रही है। आप अपने बेटे, यदि आप इतने बड़े शरीफ हैं, अपने बेटे को लीजिए, जाइए थाने में खड़े हो जाइए, कहिए साहब मेरा बेटा यहाँ खड़ा है, जांच कर लीजिए, दोषी है निर्दोषी है जो भी है, आप इसकी जांच कीजिए। पूरा वापस जाते समय पुलिस की गाड़ी ठोकते और आप पुलिस का कोई, लेकिन 18 घंटे से आप उनको लेकर आपकी सरकार है। इस्माइल जी देख रहे हैं आप, इस्माइल राणा जी, अवधेश कुमार, इस्माइल सरकार हत्यारी है। मुनव्वर राणा लड़का को लेके जाएंगे, वो मार देंगे। इस्माइल राणा जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, सुन रहे हैं आप, और फिर अवधेश जी के पास आ रहा हूं। पूरी डिबेट में शांत रहे, एक शब्द नहीं बोले। मैं कहा कि पहचान तो उनको मुनव्वर, हेलो जी बोलिए, सुन रहा हूं जी। आप बोला इस्माइल जी, मैंने यही बोला, पहचान तो आपको मुनव्वर राणा से कह रहा हूं कि अभी किसी साहब ने कहा कि पहचान तो इन लोगों को मुनव्वर राणा के नाम से मिली, तो इसके मतलब है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, तो अब ये कहा जाए कि उनके बड़े भाई और छोटे भाई जितने हैं, लफ्ज मोदी की पहचान जो है वो नरेंद्र मोदी जी से मिली, तो ये कहना तो गलत होगा। आज ये बन गए हैं, और एक टाइम ऐसा था कि मुनव्वर राणा से ज्यादा मेरी पहुंच थी। मुनव्वर राणा उस वक्त बड़े शायर नहीं थे, जब तक राजीव गांधी जिंदा रहे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पैट्रन थे राजीव जी। सोनिया जी ने राजीव गांधी के साथ मेरे नुक्कड़ नाटक बैठ के देखे, तो उस वक्त इनकी पहचान यानी फिर हमसे बनी। इनका जो है ये आप समझ लें कि 2000 के बाद ये चर्चा में आए हैं, और मैं जो बात कर रहा हूं कि 84 से लेके और 90-92 तक मेरी भी सियासत में बहुत रुचि थी, लेकिन सही बात है कि राजीव जी के बाद मेरी दिलचस्पी कम हो गई सियासत में। मैं भी एक कलाकार हूं, एक आर्टिस्ट हूं, कुदरत किसी को ज्यादा। अवधेश कुमार जी, चक साहब आ रहा हूं। आज अगर किसी को, यानी कल हमें बहुत तरक्की मिल जाए तो क्या मुनव्वर राणा। अवधेश कुमार जी, मैं जानता हूं पूरी डिबेट में आप शांत रहे, लेकिन देखो राजनीति तो है इसमें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब आ रही है निकल के किसके कौन से कॉन्ट्रैक्ट और क्या राजनीति है, और राजनीति
देखिए राजनीति से आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन राजनीति क्यों है ये देखनी पड़ेगी। अगर भाई रुक जाइए, जब तक इसमें अपराध का एंगल, आपराधिक साजिश का एंगल था, देश की इसमें कोई रुचि नहीं है। इसके बाद अब परिवार का मामला नहीं रहा, और जिस ढंग से विश्व भर में एक संवेदनशील मानवता की बात करने वाले, नैतिकता के बात करने वाले शायर मुनव्वर राणा ने इसको पेश किया है, उसके बाद देश के लिए एक बड़ा मामला हो गया है कि आखिर एक शायर जिसका छोड़ने का काम करती रही। इस्माइल राणा जी, आखिरी 30 सेकंड आप ही के पास आ रहा हूं, सबको बंद कर रहा हूं। इस्माइल राणा जी, सबने सब कुछ बोल लिया। मुनव्वर राणा आपके भाई हैं, उन्हें आप जानते हैं, वो आप जानते हैं। मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 30 सेकंड, क्योंकि जैसे कहा ना, मेरे को भी लगा काफी हद तक घर परिवार, लेकिन राजनीति जहां घुस जाती है। बोलिए मेरे को इस्माइल। राणा और उनकी औलादें जो हैं इस रुख को बदलना चाह रही हैं, और इसमें कुछ नहीं। आज अगर पुलिस ने उनके चचाओं को, यानी तबरेज के चचाओं और चचेरे भाइयों को 307 में बंद कर दिया होता, तो आज ये मेरे ख्याल से पुलिस को रिवॉर्ड दे रहे होते कि आपने बहुत अच्छा किया कि फर्जी केस में इन लोगों को बंद कर दिया। अब जब उसने हक और सच्चाई का साथ दिया है, पुलिस ने ईमानदारी के साथ जो काम किया है, तो आज पुलिस पे इल्जाम लगाया जाए और योगी जी पे लगाया जाए और मोदी जी पे लगाया जाए, तो ये इसके अंदर सियासत और इनके यहाँ सियासत की खोह बन गई है। क्योंकि हर बच्चा तो पता नहीं क्या समझता है कि मुनव्वर राणा न हुए क्या हुए, कोई राज्यसभा का सपना देख रहा है, कोई लोकसभा का देख रहा है, कोई असेंबली का देख रहा है। और जबकि इधर जो हम लोग हैं, सीधी सी बात है कि 5 भाई का परिवार एक तरफ है, ना हमारे यहाँ के कोई बच्चे सामने आए हैं अभी तक, जबकि उन लोगों से काफी पढ़े लिखे समझे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं आया। पर ये लोग जो हैं, जिस तरीके की जाहिलियत की बात करके और इसका रुख बनाना चाह रहे हैं, अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 2 मुसलमान और 2 हिंदू हैं। अभी तक मैं कोतवाली नहीं गया हूं, अभी तक मैं एक सिपाही से नहीं मिला हूं। कल मैंने सोचा है कि मैं एसपी से जाके मिलूंगा। मिलिए, क्योंकि ये बात जो है ना इस्माइल साहब, जैसे तस्लीम रहमानी जी, के शर्मा, आप सब कह रहे हैं कि ये एक परिवार की बात है, लेकिन फिर राजनीति आ जाती है। कहां से राजीव गांधी आ गए इसमें? कहां से वो कह रहे हैं कि यूपी की सरकार, इसलिए यूपी में जो मुख्यमंत्री है उसके चलते पुलिस ऐसे कर रही है। तो इस सब को बंद करना पड़ेगा। ये जो परिवार का इशू है, इसको परिवार में रखिए, लेकिन पुलिस पे अगर सवाल आप उठाएंगे तो पुलिस तो एक्शन लेगी ना। सीसीटीवी में पकड़ा जा रहा है गोली चलाने वाला, ना पकड़े तो क्या बजाए पुलिस झुंझुना? काम करने दीजिए पुलिस को अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पूछता है भारत में आज।